डियर स्टूडेंट्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बायो एजुकेटर्स में। आज हम लोग बात करेंगे एविडेंसेस ऑफ ऑर्गेनिक एवोल्यूशन पार्ट 2 की। इससे पहले पार्ट 1 में हमने तुलनात्मक शरीर रचना और आकारिकी के प्रमाण के बारे में अध्ययन किया था। इस टॉपिक में या इस पार्ट में हम लोग बात करेंगे भ्रूण विज्ञान के प्रमाण के बारे में और यहाँ पर ये सिद्ध करने का प्रयास करेंगे कि जो है आज के जो जटिलतम जो जीव हैं वो सरल जीवों से ही बने हैं। तो एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस को स्टार्ट करने से पहले हमारे जो इस टॉपिक के जो पॉइंट्स हैं उनके बारे में हम लोग यहाँ जान लेते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे यहाँ पर सिमिलरिटी इन अर्ली डेवलपमेंट, रिजेम्बलेंस एमंग वर्टिब्रेट एम्ब्रियोज, रिजेम्बलेंस एमंग इनवर्टिब्रेट लार्वी, प्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस, रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस, टेम्परेरी एम्ब्रियोनिक स्ट्रक्चर और रिकैपिटुलेशन थ्योरी के बारे में। तो इन सारे पॉइंट्स को हम एक एक करके यहाँ स्टडी करेंगे, जो कि हमको बताएंगे कि या ये जो एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस हैं सारे, जिससे ये सिद्ध होगा कि विकास जो है हमारे जो सरलतम जीव हैं उनसे हुआ है। आइए इसको हम एक एक करके यहाँ पर स्टडी करते हैं। देखिए, सिमिलरिटी इन अर्ली डेवलपमेंट के बारे में हम लोग बात करें तो देखिए, सभी बहुकोशिकीय जीवों की जो प्रारंभिक भ्रूणीय अवस्थाएं होती हैं, जैसे अगर हम बात करें निषेचित अंडे में, जिसको हम जाइगोट कहते हैं, उसमें विखंडन होता है, क्लीवेजेज होते हैं और उसके बाद फिर मरूला, ब्लास्टुला और फिर गैस्ट्रुला स्टेज बनती हैं। तो लगभग सभी बहुकोशिकीय जीवों में ये सब जो भ्रूणीय अवस्थाएं हैं देखने को मिलती हैं। चाहे हम बात करें जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं उनके जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट है तो उसमें इस तरह की सभी व्यवस्थाएं होती हैं। देखिए, लिखा हुआ है यह सभी अवस्थाएं लगभग सभी जीवों में एक समान होती हैं, अर्थात सभी जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें भ्रूणीय अवस्था के दौरान आपस में संबंध देखने को मिलते हैं। तो देखिए, जैसे हम किसी वर्टिब्रेट एम्ब्रियो की बात करें तो सबसे पहले देखिए वो उसका जो डेवलपमेंट है वो जाइगोट से स्टार्ट होता है। जाइगोट बन जाने के बाद फिर उसमें जो है क्लीवेज स्टार्ट होते हैं और क्लीवेज जो है एक विशेष प्रकार का माइटोसिस होता है। इसको माइटोसिस तो नहीं कह सकते। देखिए, 2 सेल्ड स्टेज बन जाती है जब क्लीवेज होता है जाइगोट में, और फिर उसमें फिर क्लीवेज होता है सेकंड क्लीवेज, तो 4 सेल्ड स्टेज बनती हैं और तीसरे क्लीवेज में फिर 8 सेल्ड स्टेज बन जाती हैं। इसको हम मरूला के नाम से भी जानते हैं। और धीरे धीरे बहुत सारी सेल्स जो हैं वो मरूला मिलकर बनाती हैं और फिर मरूला जो है ब्लास्टुला में चेंज हो जाता है, ब्लास्टुला फिर जो है गैस्ट्रुला में चेंज हो जाता है। तो इस प्रकार की जो एम्ब्रियोनिक जो डेवलपमेंटल स्टेजेज हैं वो जनरली सभी जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनके एम्ब्रियोनिक पीरियड में देखने को मिलती हैं। तो इससे सिद्ध होता है कि हम सभी के जो है एक ही कॉमन एंसेस्टर है, जिससे हम सभी का जो है विकास हुआ है। रिजेम्बलेंस एमंग वर्टिब्रेट एम्ब्रियोज, जो भ्रूणीय अवस्थाएं होती हैं कशेरुकी प्राणियों में, विभिन्न कशेरुकी प्राणियों के जो भ्रूण हैं वो शुरुआती जो स्टेजेज हैं उनमें एक जैसे दिखाई देते हैं। जैसे अगर देखिए आप इन सारे जो भ्रूणीय अवस्थाएं हैं ये विभिन्न जो कशेरुकी प्राणी हैं, तो देखिए जैसे ये फिश है, ये फिश का एम्ब्रियो है ना, और ये सैलामेंडर का एम्ब्रियो है, ये देखिए ये टॉर्टोइज का एम्ब्रियो है, ये चिकन का एम्ब्रियो है और ये ह्यूमन का एम्ब्रियो है। तो अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेजेज में ये सभी जो विभिन्न प्रकार के जो भ्रूण हैं, विभिन्न कशेरुकियों के जो भ्रूण हैं, वो देखने में जो है एक जैसे दिखाई देते हैं। लेकिन धीरे धीरे जैसे इनका एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता जाता है तो उसमें फिर स्पेसिफिक कैरेक्टर्स जो हैं वो आने लगते हैं और वो धीरे धीरे जो है जब मैच्योरिटी की तरफ बढ़ते हैं एम्ब्रियो, तो फिर वो धीरे धीरे उनमें जो है चेंजेज आना शुरू हो जाते हैं और फिर वो अलग अलग रूप से दिखाई देने लगते हैं। देखिए, यही बात मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है कि सभी कशेरुकियों के भ्रूण
प्रारंभिक अवस्था में आकृति व संरचनात्मक रूप से समान होते हैं। यह समानता इतनी अधिक होती है कि उनमें भेद करना भी लगभग कठिन होता है। तो शुरुआत के जो एम्ब्रियोनिक जो स्टेजेज हैं विभिन्न कशेरुकी प्राणियों के भ्रूणों में, तो हम देखेंगे कि वो सभी जो है देखिए लगभग एक जैसे ये दिखाई दे रहे हैं। लेकिन बाद की भ्रूणीय अवस्थाओं में भ्रूण अपने समूहों के जीवों जैसे दिखने लगते हैं। जैसे ये फिश का एम्ब्रियो है तो ये फिश के जैसा दिखने लगेगा, है ना। ये जो है एम्फीबियन जो सैलामेंडर का जो एम्ब्रियो है वो अपनी बाद की अवस्थाओं में जो है सैलामेंडर जैसा दिखने लगता है। इसी प्रकार से टॉर्टोइज, चिकन और ह्यूमन एम्ब्रियो के साथ भी होता है। देखिए तीसरा जो यहाँ पर पॉइंट है हमारा, रिजेम्बलेंस एमंग इन्वर्टिब्रेट लार्वी। कुछ जो है अकशेरुकी जीवों के जो लार्वी होते हैं वो एक जैसे दिखाई देते हैं। जैसे देखिए एंगलिडा एवं मोलस्का संघ के जंतुओं में ट्रोकोफोर लार्वा पाया जाता है। देखिए ये ट्रोकोफोर लार्वा है जो कि एंगलिडा एवं मोलस्का संघ के जंतुओं में पाया जाता है। एंगलिडा में हम बात करेंगे निरिस की, तो निरिस में हमको ट्रोकोफोर लार्वा मिलता है। और मोलस्कन में भी जो है, मोलस्कन जो एनिमल्स हैं उनको अगर हम उनकी एम्ब्रियोलॉजिकल स्टडी करें तो वहाँ भी हमको जो है ट्रोकोफोर लार्वा देखने को मिलता है। इससे ये प्रूव होता है कि दोनों संघ जो है एक दूसरे से जो है संबंधित हैं, अर्थात मोलस्कन जो एनिमल्स का जो डेवलपमेंट है वो कहीं ना कहीं एंगलिडा से जुड़ा हुआ है। देखिए प्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस, इसको अनुगामी कायांतरण भी कहते हैं। लैम्प्रे जो कि एक साइक्लोस्टोम है का जो एक लार्वा होता है, इसको हम एमोसीट लार्वा कहते हैं। और ये एमोसीट लार्वा है जो कि जो एडल्ट एम्फियोक्सिस है। एम्फियोक्सिस एक सेफेलोकॉर्डेट होता है, तो जो एडल्ट एम्फियोक्सिस है उसके समान जो है काफ़ी अधिक दिखाई देता है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि एक समूह दूसरे समूह से संबंधित है। तो ये प्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस का उदाहरण है कि लैम्प्रे का जो लार्वा है वो एमोसीट, वो वयस्क एम्फियोक्सिस जैसा दिखाई देता है। अर्थात लार्वा में इतना एडवांसमेंट है कि वो एडल्ट एम्फियोक्सिस के जैसा दिखता है, तो इसको हम प्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। इसी प्रकार से रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस, देखिए ये हमको सेकुलाइना और हर्डमानिया में देखने को मिलता है। सेकुलाइना जो है एक बहुत ही डिजेनरेटिव एनिमल है और जिसका लार्वा होता है नोप्लियस। और नोप्लियस लार्वा को जब हम स्टडी करते हैं तो ये अपने वयस्क से ज़्यादा विकसित होता है। नोप्लियस जो लार्वा है सेकुलाइना का, वो सेकुलाइना से ज़्यादा विकसित होता है। और इसी प्रकार जो हर्डमानिया का जो टेडपोल लार्वा है वो भी जो है अपने एडल्ट से ज़्यादा विकसित होता है। तो इसको हम एक तरीके से रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। अगला पॉइंट देखिए टेम्पररी एम्ब्रियोनिक स्ट्रक्चर्स हैं। तो कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं एम्ब्रियोनिक पीरियड में जो कि हमारे पूर्वजों में पाए जाते थे, लेकिन धीरे धीरे जब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट आगे की तरफ बढ़ता है तो ये सारे जो टेम्पररी एम्ब्रियोनिक स्ट्रक्चर्स हैं वो डिसअपीयर हो जाते हैं। जैसे देखिए पक्षियों के अगर हम एम्ब्रियो को स्टडी करें तो उनके अंदर टूथ बर्ड्स और गिल क्लेफ्ट्स पाए जाते हैं जो कि वयस्क पक्षियों में नहीं पाए जाते हैं। टूथ बर्ड्स और गिल क्लेफ्ट्स अगर हम देखें तो ये जो है टूथ बर्ड्स जो हैं वो रेप्टिलियन करेक्टर है और जो गिल क्लेफ्ट्स हैं वो एक तरीके के जो फिशिस के करेक्टर्स हैं। तो इससे ये प्रूव होता है यहाँ पर कि जो पक्षी जो हैं वो कहीं ना कहीं रेप्टाइल्स और जो है पाइसीज ग्रुप से जुड़े हुए हैं। इसी प्रकार देखिए फ्रॉग के लार्वा को हम टेडपोल कहते हैं, हम लोग जानते हैं। तो टेडपोल लार्वा में गिल्स और टेल पाई जाती हैं। अगर आपने फ्रॉग का लाइफ साइकिल को स्टडी किया है तो उसमें हम देखते हैं कि जो टेडपोल होता है, टेडपोल इज जस्ट लाइक ए मिनिएचर ऑफ फ्रॉग, तो उसमें गिल्स और टेल पाई जाती हैं। लेकिन जैसे जैसे उसका एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट कंप्लीट होता है तो उसमें से गिल्स और टेल जो है डिसअपीयर हो जाती हैं। तो ये टेम्परेरी एम्ब्रियोनिक स्ट्रक्चर्स हैं और इससे भी सिद्ध होता है कि जो एम्फीबियंस हैं वो जो है पाइसीज ग्रुप से जो है डेवलप हुए हैं और इनका जो कनेक्शन है वो पाइसीज ग्रुप से है।
रिकैपिटुलेशन थ्योरी, और इसको बायोजेनेटिक लॉ के नाम से भी जानते हैं। 1828 में एक वैज्ञानिक थे बॉर्नबियर, जिसको हम फादर ऑफ मॉडर्न एम्ब्रियोलॉजी के नाम से भी जानते हैं। इन्होंने बताया था कि किसी भी जीव के भ्रूणीय विकास के दौरान भ्रूण में सबसे सामान्य लक्षण जो हैं सबसे पहले दिखाई देते हैं, और सबसे जो विशेष लक्षण हैं सबसे बाद में दिखाई देते हैं। तो अगर किसी एनिमल का अगर हम एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट देखें, अगर हम मैमेलियन एम्ब्रियो को स्टडी करें तो उसमें देखिए, अगर उसके हम हार्ट के डेवलपमेंट को स्टडी कर रहे हैं तो उसमें हम देखते हैं कि जो उसका जो हार्ट है वो पहले 2 चैम्बर्ड होता है जस्ट लाइक फिशेस, फिर वो 3 चैम्बर्ड होता है जस्ट लाइक एम्फीबियंस, और उसके बाद वो इनकम्प्लीट 4 चैम्बर्ड होता है जस्ट लाइक जो है एप्स, और उसके बाद उसमें फिर कंप्लीट 4 चैम्बर्ड हार्ट बनता है जो कि स्पेसिफिक करेक्टर है। अर्नेस्ट हैकेल जो एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने इस थ्योरी में जो रिकैपिटुलेशन थ्योरी है वो थोड़ा सा बदलाव किया और कहा कि ऑन्टोजेनी रिपीट्स फाइलोजेनी। तो ऑन्टोजेनी रिपीट्स फाइलोजेनी को अगर हम अलग अलग वर्ड्स में डिवाइड करके इसको समझने की कोशिश करें तो ये जो है सेंटेंस हमको समझ में आएगा। देखिए, ऑन्टोजेनी होता है किसी भी जीव का भ्रूणीय विकास। गर्भाशय के अंदर जाइगोट से जो जीव बनने की जो पूरी प्रक्रिया है, पूरा जो जेस्टेशन पीरियड है किसी भी ऑर्गेनिज्म का, उसे हम ऑन्टोजेनी कहते हैं। ऑन्टोजेनी मीन्स जैसे जाइगोट बना, जाइगोट से फिर उसमें क्लीवेज, मरूला, ब्लास्टुला, गैस्टुला, देन सीजम लेयर्स, देन ऑर्गन सिस्टम और पूरी बॉडी बनती है। तो ये पूरा जो प्रोसेस है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट का यूट्रस के अंदर या वूम्ब के अंदर, उसको हम ऑन्टोजेनी कहते हैं। फाइलोजेनी मीन्स होता है किसी जाति का क्रमिक विकास। जैसे मनुष्य का जातीय विकास की हम बात करें तो मनुष्य का जो जातीय विकास है उसकी जो रेस का जो इवोल्यूशन है वो फिश से हुआ है। फिश से फिर एम्फीबिया, फिर रेप्टिलिया, फिर एप्स और अंत में फिर मेमेलिया वर्ग के लक्षण प्रदर्शित होते हैं। अर्थात ऑन्टोजेनी रिपीट्स फाइलोजेनी का मतलब यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि मानव भ्रूण अपने गर्भकाल के दौरान अपने पूर्वजों के उन सभी लक्षणों को दोहराता है जिससे उसका विकास हुआ है, जिससे उसका क्रमिक विकास हुआ है। अर्थात मानव जो है या मानव का जो भ्रूण है, जो ह्यूमन एम्ब्रियो है, जब वो उसमें डेवलपमेंट स्टार्ट होगा तो उसमें सबसे पहले जो है फिश के कैरेक्टर्स आएंगे। धीरे धीरे फिश के कैरेक्टर्स जो हैं वो एम्फीबियन कैरेक्टर्स में चेंज हो जाएंगे। एम्फीबियन कैरेक्टर्स के बाद फिर उसमें रेप्टिलियन कैरेक्टर्स आएंगे। रेप्टिलियन कैरेक्टर्स के बाद उसमें पक्षियों के जो है कैरेक्टर्स डेवलप होंगे, और सबसे लास्ट में उसमें मेमेलियन कैरेक्टर्स जो है दिखाई देंगे। तो इसी को हम कहते हैं ऑन्टोजेनी रिपीट्स फाइलोजेनी। तो आज हमने पार्ट 2 में ये देखा कि कैसे जो है एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस की सहायता से हम ये सिद्ध कर सकते हैं कि जीवों का विकास जो है वो एक दूसरे से हुआ है, और कहीं ना कहीं हमारे जो एंसेस्टर हैं सभी जीवों की, वो कॉमन कोई एंसेस्टर है जिससे सभी जीवों का विकास जो है हुआ है। आने वाले समय में हम इसका तीसरा पार्ट और स्टडी करेंगे जिसमें हम बायोकेमिकल एविडेंसेस और पैलेंटोलॉजिकल एविडेंसेस के बारे में बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।